नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र दुबे और स्वागत के साथ साथ आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है नए साल पर। और नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 जो है वो आ चुका है, 2022 समाप्त हुआ है अभी अभी। और वादे के मुताबिक जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि नए साल में नया तोहफा आपको मिलने वाला है, तो आज 2 तारीख है और 2 तारीख को हमें आप लोगों को नए तोहफे के तौर पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देनी थी, जिसकी चर्चा भी आप लोगों से हुई है। और आप लोगों ने देखा कि इसके पहले भी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर किया था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार जो है वो दिया। ठीक है, तो अभी शुभकामनाओं के साथ फिर मैं आपके लिए आगे की क्लास स्टार्ट करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, और इसमें हम लोग जिस बुक की रेफरेंस ले रहे हैं, जिस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, वो बुक है हमारी स्पेक्ट्रम। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पेक्ट्रम को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, और इसके माध्यम से हम आगे की चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। शुभकामनाएं भी आपको एक बार फिर से, जितने लोग विद्यार्थी लोग जुड़े हैं। देखिए, ये जो इतिहास है, इसको बहुत धैर्य से पढ़ने की आवश्यकता है। वस्तुतः तो इसके 3 भाग हैं। आप देखते हैं, आधुनिक भारत सबसे अंत में आता है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो मध्यकालीन भारत है, उसके पहले अगर आप देखोगे तो आपको प्राचीन भारत देखने को मिलेगा। तो आधुनिक भारत, प्राचीन भारत से शुरू होते हुए आधुनिक भारत तक हम आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास आपके समक्ष लेके आए, यानी कि इतिहास के एक कालखंड को हम अलग लेकर के पढ़ रहे हैं। ऐसा हम किसी डेट के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते हैं कि ये आज एक डेट है, यहाँ से जो आगे का इतिहास होगा उसको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हो तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा समय है जिसमें आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत जो है वो मिक्स हो रहा है। जैसे जब हम बोलते हैं कि पुर्तगाली भारत में आते हैं, पुर्तगाली जब भारत में ठोस तरीके से व्यापार करने के लिए जब अपने कदम यहाँ रखते हैं, वहाँ से हम मानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन वो समय वो भी है जिस समय भारत में मुगल सल्तनत चल रही है। तो मुगलों के समय से ही अगर आप देखेंगे तो उसी समय से ही हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू है। और मुगलों में भी जब मुगल वास्तविक रूप में स्टैब्लिश हो रहे हैं, जैसे जब हम अकबर की बात करते हैं, तो अकबर के समय तक पुर्तगाली वगैरह जो थे वो आ चुके थे, है ना। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकबर को कहीं ना कहीं हम लोग एक मजबूत शासक के तौर पर देखते हैं मुगल काल के। या यूं भी कई बार कहा जाता है कि मुगल काल में जो वास्तविक संस्थापक है मुगलों का, वो अकबर ही है। उसके पहले के जो शासक थे वो आयाराम और गयाराम होते रहे। बहरहाल, हम मध्यकालीन इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम सीधा शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत की। लेकिन समस्या ये है कि ये जो आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी रेफरेंस मैंने आपको दे ही दिया है कि स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम किताब को पढ़ने जा रहे हैं, और किताब जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको ये बुक अपने पास रखनी होगी। पढ़ते समय जो रेफरेंस में देता जाऊंगा, आप उस रेफरेंस के माध्यम से अंडरलाइन करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इसके पीडीएफ्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको सेशन के अंत में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको लगातार इसके साथ बने रहना पड़ेगा। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम कहानियों के माध्यम से इतिहास को समझ रहे होंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्टैटिक पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जहाँ फिलोसफिकल थॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दार्शनिक विचार चिंतनों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके माध्यम से हम चीज़ों को समझा रहे होंगे। यानी जिस चैप्टर को जिस माध्यम से बेहतर आपको समझाया जा सकता है, उस तरह से हम आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। सभी जो लेक्चर्स हैं उनमें सभी जो टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 हम कवर कर रहे होंगे आपके समक्ष, तो आप बने रहिएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करने से पहले आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं। और इस इतिहास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस किताब में कौन कौन सी यूनिट्स हैं। हालांकि उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब मोर देन 30 चैप्टर्स हैं, 33 चैप्टर्स से भी अधिक हैं, 30 या 33 से अधिक चैप्टर्स हैं। लेकिन उन सब को हम लोगों ने, या स्पेक्ट्रम ने 10 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो यूनिट है, इकाई जो है, फर्स्ट यूनिट जो है आप देख रहे हैं, वो इकाई है स्रोत एवं उपागम। और जब हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत के इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि आखिर जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, उसके जो आधुनिक भारत जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके
इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो प्राचीन इतिहास में भी इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं। भाई इतिहास का मतलब क्या, जो बीत गया वो इतिहास है। कुछ भी चीज जो बीत गई वो क्या है, इतिहास है। वर्ष 2022 बीत गया, ये हमारे लिए इतिहास हो गया। अब उसके बारे में दो तरीके से आपको जानकारी मिल सकती है, या तो उस वर्ष में जो रहा हो, उसमें जिया हो, उसकी ठीक ठीक जानकारी आपको दे रहा हो, तो लिविंग सोर्स हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्राचीन समय है, अब 100 साल पहले की बात हो रही हो, 200, 300, 400 साल पहले की बात हो रही हो, तो उस समय का मानव तो अभी जीवित नहीं होगा। और जब अभी जीवित नहीं है तो वहां उसके द्वारा किए गए, लिखे गए, सजो के रखे गए भविष्य के लोगों के लिए जो चीजें हैं उसको हम लोग स्रोत के रूप में मानते हैं। तो क्योंकि ये इतिहास भी कोई नया नहीं है, आधुनिक जरूर लिखा है इसमें, लेकिन फिर भी इसका इतिहास काफी पुराना है। तो उस समय स्रोत की जब हम बात करते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास के स्रोत की बात करें तो ये आधुनिक से बहुत ही पुराना है, तो इसके सोर्सेज हमें थोड़े कम मिलते हैं और इसलिए इनके ऊपर डाउट्स जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ मिले हैं, कुछ अधूरे हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ अस्पष्ट हैं, कुछ की भाषा समझ में नहीं आती। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोर्सेज हैं, लिखित हैं, लेकिन अभी तक हम उसकी भाषा ही डिकोड नहीं कर पाए। आधुनिक के साथ में ऐसी चीज नहीं है। आधुनिक के साथ में एक अच्छी चीज क्या है, आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत के साथ में अच्छाई ये है स्रोत के माध्यम से कि जितने भी स्रोत हैं वो स्पष्ट हैं, स्पष्ट स्रोत हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ पे हमें विश्वास होता है, कुछ पे नहीं होता है। जैसे अगर कहीं पर कोई आर्काइवियल सोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, यानी कि पुरालेखीय सामग्री वगैरह हैं, तो उन पुरालेखीय सामग्री पर हमें थोड़ा ज्यादा विश्वास रहता है। लिखित हैं, प्रमाणित हैं, मोहर के साथ लिखी हुई हैं, तो माना जाता है कि हाँ ठीक है, प्रमाणित रही होंगी। कुछ मौखिक हैं, कुछ कहानियों के रूप में हैं, तो हैं आधुनिक, लेकिन उनको थोड़ा कम जो है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। तो इस चैप्टर में हम सोर्सेज के बारे में ही समझ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर ये। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ी सी एक दिक्कत आपको हो सकती है। पहला चैप्टर है, आप उम्मीद करेंगे कि भाई बहुत अच्छी सी कुछ कहानी है, कुछ ऐसी स्टोरीज के साथ आपको सिखाया समझाया जाए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सोर्सेज के बारे में बताना है, सोर्सेज के यूजेस के बारे में बताना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इनके बारे में बताना है, तो जाकर के आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको किसी स्थिति में समस्या देखने को मिलती हो। इसके बाद दूसरा जो इकाई है हमारा वो आपका ये यूरोपियों के आगमन एवं ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण से है। और यहीं से आप देखोगे एक वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके पहले हम स्रोत और उपागम के बारे में समझ रहे होंगे, वो अभी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरी इकाई है जिसमें कंपनी के शासन के विरुद्ध बढ़ते विद्वेष की बात करी गई है। चौथी इकाई है जिसमें कुछ सुधार आंदोलनों की बात करी जाएगी। पांचवी इकाई है जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ जो है वो हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद अगर हम छठवीं इकाई में जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि 1905 से लेकर के 1918 के बीच में चले हैं। आपको मालूम है कि 1918 के बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों में चेंजेस आए थे और फिर कुछ ही समय बाद क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुके थे। उसके बाद जन राष्ट्रवाद, ठीक है, जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ हुआ है 1919 से 1939 के बीच में, इकाई 7 में दिया है। उसके बाद इकाई 8 में हम स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर बढ़ रहे होंगे 39 से लेकर के 47 तक, और हमें आज़ादी यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा इकाई 9 में जब जाएंगे तो ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत था उसके शासन और दूसरे जो पहलू हैं उनके बारे में हम समझ रहे होंगे। और जो 10वीं और अंतिम इकाई है उसमें स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रोत्तर विकास, यानी जिस समय में स्वतंत्रता मिल रही है और जिस समय स्वतंत्रता मिल चुकी है उस समय के जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 10 यूनिट है। इन्हीं 10 यूनिट्स में हम लोग जोरदार तरीके से काम कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकाई 1 स्रोत एवं उपागम की, ठीक है। इकाई 1 जो है वो स्रोत एवं उपागम है और इसमें हम सोर्सेस के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सोर्सेस के बारे में जब हम सबसे पहले जान रहे होंगे तो सोर्सेज में सबसे पहले हम आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानेंगे। अब देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम मोस्टली या ज्यादातर जो है वो हम यूरोपियों का जो भारत में आगमन है, यूरोपियों का जो भारत में आगमन है, भारत आगमन, उसके संदर्भ में देखते हैं। और यूरोपीय जो है वो भारत में कोई पड़ोसी मुल्क के रूप में तो रहे नहीं।
यूरोप जो है वो भारत से कईयों मील दूर है, और उनमें भी सबसे प्रभावशाली, हालांकि सबसे पहले नहीं आए, लेकिन सबसे प्रभावशाली जो इतिहास रहा है भारत में जिनका, इन यूरोपियों में, वो प्रभावशाली इतिहास रहा है अंग्रेजों का। किसका रहा है? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज ही भारत में शासन किए या अंग्रेजों का ही इतिहास भारत में देखने को मिलता है, दूसरे भी हैं जो इतिहास के पक्ष में देखने को मिलते हैं। तो अब मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सन 1600 से लेकर के, अब अंग्रेजों के इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तो इनको हम सन 1600 से लेकर के 1857 तक या 57-58 तक एक फेज के रूप में देखेंगे, एक युग के रूप तौर पर इसको देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का शासन देखते हैं, कंपनी का शासन, है ना। और इसके अलावा दूसरा जो हमको फेज देखने को मिलेगा इसी में ही, वो आपका 1858 से लेकर के स्वतंत्रता तक, 1947 तक, ठीक है, 1947 तक, भाई ये हमको देखने को मिलता है। तो ये दूसरा युग है जिसको हम लोग क्राउन का शासन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्राउन का शासन। चाहे वो कंपनी का शासन रहा हो, चाहे वो क्राउन का शासन रहा हो, दोनों ही मैटर्स में अगर हम देखें तो इन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो पुरालेखीय सामग्री हैं उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि आप इसको इसी तरीके से समझिए, मीलों दूर बैठे हुए, हजारों मील दूर से ये भारत में जो शासन चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं? ये हजारों मील दूर से बैठ करके भारत में जो इनका शासन चल रहा है वो कागजों के माध्यम से चल रहा है, पत्राचार के माध्यम से चल रहा है, गुप्त पत्र भेजे जा रहे हैं, तमाम प्रकार के लेन देन जो हो रहे हैं वो भी कागज पे हो रहे हैं। तो इनके पास में लिखित सोर्सेज हैं। इनके जो सोर्सेज हमको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? लिखित सोर्सेज मिलते हैं, लिखित जो साक्ष्य हैं वो हमको स्पष्ट जानकारी देते हुए दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी जो लोग व्यापारी के रूप में आए, वो चाहे पुर्तगाली रहे हों या अन्य रहे हों, वो सब भी अपने कहीं ना कहीं जब व्यापार कर रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो उनके डेटा भी लिखित तौर पर हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत भी पढ़ा लिखा हुआ हो चुका था उस समय तक। और उसी समय यहाँ पर आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, तो वो तो वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, पश्चिमी सभ्यता से आए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा जल्दी विकास हुआ है इन सब चीज़ों का। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिखित सामग्री हैं जिनको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इनमें सबसे बड़े अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, इन सब के सोर्सेज हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई ये एक तो इन लोगों ने सजा के रखा, कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उन्होंने संभाल के रखा। उसके बाद क्राउन के शासन में महारानी के समय में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो महारानी खुद तो आई नहीं यहाँ शासन करने, लेकिन उनका ताज आया। ताज का मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए शासन करने, तो उनके भी लिखित सोर्सेज हमको सब मिलते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो तमाम सारी जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं वो सब यहाँ पर आती हैं और उनके माध्यम से हमको पुरालेखीय सामग्री जो है, यानी कि आर्काइवियल जो सोर्सेज हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्रम क्या है। देखिए, पुरालेखीय सामग्री को हम लोग कई चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पुरालेखीय सामग्री हमको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मिलेगा। 3 प्रेसिडेंसी जो है भारत में जैसे कि रही थी ब्रिटिशर्स की, बंगाल है, मद्रास है और बॉम्बे है। इन प्रेसिडेंसियों के तमाम सारे पुरालेख हैं, तमाम सारे न्यायिक पुरालेख हैं, तमाम सारे निजी पुरालेख हैं, ठीक है। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री उपस्थित हैं। और विदेशी संग्रहालयों की जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में, पेशावर में, लाहौर में, तमाम जगहों पर इस तरीके के रिकॉर्ड ऑफिसेज हैं जिनमें पाकिस्तान में भारत के इतिहास के पुरालेखीय सामग्री मौजूद है, क्योंकि तब तो वो भारत ही है। तो इस तरीके से तमाम हमको सोर्सेज देखने को मिलता है। और इन्हीं सोर्सेज के बारे में चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं और फिर हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और फिर जानेंगे कि दूसरे प्रकार के सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं भाई पुरालेखीय सामग्री की, किसकी बात कर रहे हैं? पुरालेखीय सामग्री की। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पुरालेखीय सामग्री है क्या, ठीक है। ये आर्काइवियल्स जो मटेरियल्स हैं ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, और इसको हम लोग इतिहास के सोर्स के रूप में या आधुनिक भारत के इतिहास के सोर्स के रूप में कैसे देख सकते हैं। तो आर्काइवियल सोर्सेज जो होते हैं, किसी प्रकार का कोई संगठन है, कोई लोक प्राधिकारी है, कोई सदस्य पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं जो है वो किसी संघ या संगठन के द्वारा, आप सिंपली ऐसे समझिए, किसी संघ के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, ठीक है, या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा, लोक प्राधिकारी के द्वारा, इन सब के द्वारा कोई भी ऐसे लिखित दस्तावेज हैं, दस्तावेज जिन्हें संभाल करके रखा गया है, भविष्य में अध्ययन जिसका किया जा सके, साक्ष्यों के तौर पर जिसको ले सकें। इसमें
मान लेते हैं कि अच्छा इसी पुरालेखी सामग्री में हम न्यायिक जो चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं न्यायिक पुरालेख है वो भी शामिल है कि जो प्रशासन है, संघ या संगठन जो है वो प्रशासन के तौर पर भी, प्रशासक या प्रशासकीय इकाई के तौर पर भी हो सकता है, प्रशासकीय जो इकाई है इसके तौर पर भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो न्यायिक इकाई के तौर पर भी हो सकता है, ठीक है, न्यायिक इकाई के तौर पर हो सकता है, कई दूसरी प्रकार के सामाजिक संगठनों के तौर पर हो सकता है। तो ये सारे जो लोग होते हैं जो अपनी जो चीजें लिख करके रखते हैं, इनको हम लोग जो है पुरालेखी सामग्री के अंतर्गत मानते हैं। अच्छा, पुरालेखी सामग्री कौन बना रहा होगा, मतलब ये जब हम संघ या संगठन की बात कर रहे हैं तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, लोक प्राधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक की जब हम बात करें तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं। इन सब के आधार पर हम इन सोर्सेज को, यानी कि ये जो पुरालेखी सामग्री हैं, ये जो आर्काइवियल सोर्सेज जो हैं, इनको हम लोग 2 से 3 या 3 से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 से 4 भाग क्या हैं, जैसे कि आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास में यही है, और इसको भी हम 3-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब यहां पर यह हो गया कि केंद्र सरकार की पुरालेखीय सामग्री है ना। केंद्र सरकार की पुरालेखीय सामग्रियों में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में हम अभी आपको थोड़ा सा बता देंगे, पर क्योंकि इस तरीके के सोर्सेस तो राज्यों में भी हो सकते हैं या प्रांतों में भी हो सकते थे, तो उस समय प्रांत हुआ करते थे, तो इनको हम राज्य सरकार की जो पुरालेखीय सामग्री है उसके सोर्स के रूप में भी मान सकते हैं। कुछ मध्यवर्ती पुरालेखीय सोर्स की सामग्री हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ अधीनस्थ और न्यायिक अभिलेख होते हैं, है ना, न्यायिक अभिलेख। तो कहने का मतलब यह है कि हम पुरालेखी सामग्रियों को 2-3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इनमें अगर हम केंद्र सरकार के न्यायिक पुरालेख की बात करें, केंद्र सरकार का जो न्यायिक पुरालेख है, इनके कुछ उदाहरण अगर हम आपको देना चाहें या उदाहरण देकर के आपको अगर समझाने का प्रयास करें, तो इसमें आप नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसकी बात जरूर करेंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार। अगर हम इसकी बात करते हैं, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार की, तो इसमें 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है और 18वीं शताब्दी के इतिहास से लेकर के आज तक के जो इतिहास के सोर्सेज हैं उनको रखा जाता है बाकायदे। इसलिए रखा जाता है कि हम बाद में उसको पढ़ सकें। आज भी जैसे प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट चल रही है, ये कल को इतिहास होगी, तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी मिलनी होगी तो ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कलेक्ट करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, इस तरीके की सोर्सेज को बना करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोक विभाग के जो अभिलेख हैं, लोक विभाग, पब्लिक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, लोक विभाग के अभिलेख, लोक विभाग के जो अभिलेख हैं, ये भी हमारे जो है केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं, ये राज्य सरकार के भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार के अभिलेख जो है हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1773, आपको मालूम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, एक तो उनके व्यापारिक सोर्सेज हैं ही, व्यापारिक जो उन्होंने गतिविधियां रखी हैं उनके सोर्सेज हमारे पास में, लेकिन प्रशासनिक तौर पे अगर हम देखें तो वास्तविक रूप में वो 1773 से जो है वो भारत के ऊपर सही तरीके से, ठीक तरीके से व्यापार सहित शासन करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो 1773 से लेकर के 1857 तक का जो एक इतिहास है वो पूरा क्रम हमको यहां पर लोक विभाग के अभिलेखों में देखने को मिल जाएगा। फिर 1857 के आगे का जो संवैधानिक और प्रशासनिक, यानी एक तो हमको यहां पर 2 तरीके से इसके स्टोरेज देखने को मिलेंगे। 1773 से लेकर के 1857 तक का एक इतिहास सजो करके इसमें रखा गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 1857 से लेकर के अभी तक का, या जो दूसरे इसमें जो संवैधानिक सुधार हुए हैं 1857 के बाद के संवैधानिक सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार हैं, ठीक है, ये सारे जो सुधारों के जो सोर्सेज हैं वो हमको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इन सब में एक इंपॉर्टेंट हमको सोर्स देखने को मिलता है, एक व्यक्ति का नाम हमें यहां पर ध्यान रखना है, जेम्स रेनल। एक नाम हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जेम्स रेनल का। जेम्स रेनल जो है, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब 1767 में 1767 में 1767 में ये पहला कह सकते हैं कि
सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में है, ये नियुक्त है, प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जब ये नियुक्त हो रहा है तो इसने तमाम ऐसी जगहों का, तमाम ऐसे स्थानों का जहां पर जो नक्शे पर अवेलेबल नहीं थे या फिर केवल बातों में ही लोग जानते थे, ठीक है, अनजान जो क्षेत्र हुआ करते थे, उन अनजान क्षेत्रों की मैपिंग वगैरह करके उनके इतिहास को गढ़ने या बनाने का जो काम है वो जेम्स रेनल के द्वारा यहां पर आपको होते हुए दिखाई देता है जब वो 1767 में वो भारत आता है, बंगाल का सर्वेयर जनरल के रूप में जब वो सामने आता है। मतलब वही है कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक सोर्सेस के रूप में देखने को मिल सकती हैं कि आधुनिक भारत का प्राचीन वाला जो हिस्सा है, पुराना जो हिस्सा है आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत के शुरुआत के जो इतिहास हैं वो हमको यहाँ पे सब में देखने को मिल सकते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में लोक विभाग का जो अभिलेखागार है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग फेजेस में उसके डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जो व्यक्ति आया था उसके अभिलेख जो हैं वो इकट्ठे करके रखे गए हैं, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार के भी कुछ अभिलेखागार हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसको जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे राज्य सरकारों के पुरालेख, राज्य सरकारों के पुरालेख। जब मैंने पुरालेखी सामग्री के बारे में आपको बताया तो बताया कि पुरालेखी सामग्री जो है वो केंद्र सरकार के अभिलेखागार में देखने को मिल सकती है, इसके अलावा राज्य सरकारों के द्वारा या प्रांतीय सरकार जो उस समय हुआ करती थी उनके द्वारा भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो तमाम सारे जो, अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो उसको कैसे देख सकते हैं, जो भूतपूर्व जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, है ना, ब्रिटिश प्रांत, ये जो भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांत हैं, इन ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा संयोग करके या इकट्ठा करके रखे गए अभिलेख होंगे। इसके अलावा एक तो पॉइंट ये है, इसके अलावा दूसरा आप देख सकते हो इन्हीं में राज्य सरकारों के भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है, ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधे जो है नियंत्रण हुआ करता था, है ना। आपने देखा कि भारत में दो तरीके के प्रांत आपको देखने को मिलते हैं, एक जिसपे राजाओं का, जिसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, जिस पर राजाओं का अधिकार हुआ करता था लेकिन वो ब्रिटिश कानून के अकॉर्डिंग चलते थे, और एक वो जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार जो थी उस ब्रिटिश सरकार के गवर्नर्स हुआ करते थे राज्यों में, तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। ऐसे प्रोविंसेस जिसमें जो केंद्रीय सत्ता है राज्य की वो ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा चलाई जा रही है, उसको हम लोग ब्रिटिश प्रांत के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसे प्रांत जिसमें जो केंद्रीय सत्ता है वो स्थानीय राजाओं द्वारा चलाई जा रही है, स्थानीय राजाओं द्वारा या प्रशासकों द्वारा, तो इनको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग राजसी जो राज्य हैं, ऐसे राज्य जिन पर राजाओं का शासन हुआ करता था। 1947 के बाद जिनको भारत के संघ में मर्ज किया गया, है ना, ये वही राज्य हैं जो भारत में 1947 के बाद जिनको मर्ज किया गया, जो जिनको ये कहा गया था कि भाई स्वेच्छा से आप स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर भारत में मर्ज हो सकते हैं, तो वे जो भारत में मर्ज हुए इनके आर्काइवियल सोर्सेज जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि उनके स्थानीय शासक जो है वो किस प्रकार से थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासकों के अतिरिक्त भी, इसके अलावा भी तमाम सारे देशी और विदेशी जो प्रशासन हैं वो हमको राज्य सरकारों के पुरालेख के रूप में देखने को मिलते हैं ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था न्यायिक अभिलेख के बारे में। न्यायिक अभिलेख, अगर हम न्यायिक अभिलेखों की बात करें, ठीक है, न्यायिक अभिलेख या न्यायिक पुरालेखों की बात करें तो न्यायिक पुरालेखों में भी वही फिर 1757 से लेकर के या फिर 1757 के बाद जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह आने शुरू हुए, वहां से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चलता है उसी में न्यायिक डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। तो वहां से लेकर के आधुनिक भारत के, या हम कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने तक के तमाम सारे इतिहास हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो न्यायिक प्रशासन का जो विकास है, यानी न्यायिक जुडिशरी जो सिस्टम है उसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमको इसकी जानकारी मिलती है। यानी भारत में न्यायिक विकास कैसा रहा, न्यायिक जो प्रशासन है या न्यायिक विकास जो है उसके बारे में अगर हमें जानना हो
तो भारत में जो भी या भारत के लिए जो भी न्यायिक अभिलेख मौजूद हैं उनसे उनके न्यायिक विभाग की जानकारी मिलती है। उनके द्वारा उस समय के तत्कालीन भारत के जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, उसका हमें ज्ञान यहां पर होते हुए देखने को मिलता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो न्यायिक अभिलेख ही निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की सामाजिक स्थिति किस तरीके से है, ब्रिटिशर्स उनके ऊपर किस तरीके से राज कर रहे हैं, कौन कौन से कानून लागू हैं, ये सब वगैरह चीजें। अब इसके लिए कुछ कोर्ट्स हैं जिनके नाम हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर उन कोर्ट्स के जहाँ पर आर्काइवियल्स जो हैं वो इकट्ठे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम लेना पड़ेगा। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पूरा लेख है ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का, मेयर के कोर्ट का अभिलेख, ठीक। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है, जो कि आपको मालूम है चेन्नई में है ना, इसमें जो है अगर आप देखोगे तो इसमें मेयर के कोर्ट का अभिलेख है। और इसमें अगर हम बात करें तो 1689 या उसके आरंभ के समय के जो पहले न्यायिक दस्तावेज हैं भारत में, पहले न्यायिक दस्तावेजेस जो हैं वो हमको यहाँ पर या इसके आर्काइव्स में हमको देखने को मिलते हैं, इसके अभिलेखागार में देखने को मिलते हैं। तो जो जुडिशरी का डेवलपमेंट है वो हमको यहां से देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है चेन्नई में। अब ये जो है ये मद्रास का जो अभिलेखागार है, मद्रास अभिलेखागार, मद्रास अभिलेखागार जो है उसके कार्यालय में ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो स्रोत हैं या जो ये साधन हैं, ये उसमें अब रखे गए। तो एक तो हमने फोर्ट जॉर्ज के बारे में बताया। इसके अलावा फोर्ट विलियम का जो मेयर कोर्ट का जो दस्तावेज है, फोर्ट विलियम का मेयर कोर्ट का अभिलेख, ठीक। तो ये वाला जो सोर्स है, फोर्ट विलियम का जो मेयर कोर्ट का अभिलेख है, इसमें भी तमाम तरीके के इस तरीके की जानकारी, कंपनी के शासन की जानकारी हमको देखने को मिलती है। और ये इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभिलेखों की जानकारी मिलती जरूर है, फोर्ट विलियम के मेयर कोर्ट के अभिलेखों में कंपनी शासन की हमको जानकारी मिलती है, कंपनी शासन के समय में चलने वाले जो न्यायिक जो चीजें थी उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसके अधिकतर जो स्रोत हैं वो नष्ट हो गए हैं, मतलब ये डैमेज हो गए हैं, ये खराब हो गए हैं। और इनमें मतलब ये तो ज़रूर पता चलता है कि हाँ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, टूटे फूटे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि नष्ट हो गए, काफ़ी हद तक ख़राब वगैरह हो गए। 1753 से अगर हम बात करते हैं, 1753 से 1773 और 1774 से लेकर के 1861 तक के जो वर्ष हैं, इसके अलग अलग अभिलेख भी हमको बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिलते हैं, जो कलकत्ता में हाई कोर्ट है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट को भी हम यहां पर रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। एचसी का मतलब हो गया हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो अभिलेख हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो अभिलेख हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें भी एक लंबे समय का इतिहास हमको देखने को मिल जाता है, न्यायिक इतिहास देखने को मिल जाता है। पहले तो 1753 से लेकर के आपका 1773 तक का जो इतिहास है, उसके उस समय जो स्थानीय यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है, उसके कानून किस तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ मिक्स होकर के चलते थे, उनके कानूनों के कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिर 1773-74 के बाद आपको मालूम है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट वगैरह के एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो उस सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की कहानी 1774 से लेकर के 1861 तक का जो एक्ट आता है, 1858 के एक्ट के बाद 1861 तक का जो एक्ट आता है, उस सारे एक्ट्स में जितने भी प्रकार के जुडिशरी डेवलपमेंट्स हैं, उन सारे जुडिशरी डेवलपमेंट्स के सोर्सेज हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं कलकत्ता के हाई कोर्ट के अभिलेखागार में, बंगाल में, ठीक है। कहां पर? बंगाल का ही प्रांत है। अब ये बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय है उस समय के लिए अगर देखा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ना। उसके अलावा 1728 में अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे में मेयर कोर्ट का जो अभिलेख है, 1728
बॉम्बे में मेयर कोर्ट का अभिलेख, मेयर कोर्ट का अभिलेख। तमाम सारे देखिए न्यायिक अभिलेखों के हम आपको रेफरेंसेस दे रहे हैं, चाहे वो आपका यहाँ पर ये सेंट फोर्ट जॉर्ज की बात कर रहे हो, या फिर फोर्ट विलियम मेयर की बात कर रहे हो, मेयर कोर्ट की बात कर रहे हो, और या फिर बॉम्बे के मेयर कोर्ट की अगर हम बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी हमको महाराष्ट्र में ये है, और महाराष्ट्र का जो सचिवालय है, महाराष्ट्र सचिवालय का रिकॉर्ड ऑफिस जो है, महाराष्ट्र सचिवालय का रिकॉर्ड ऑफिस जो है, रिकॉर्ड ऑफिस जो है, ठीक है, महाराष्ट्र सचिवालय का जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसमें ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। और जितनी भी ऐतिहासिक महत्व के या फिर ऐतिहासिक अनुसंधान के जो आपको सोर्सेज हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक महत्व का मतलब क्या है कि इतिहास को अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, इतिहास को कोई अनुसंधान के स्तर पर ले जाना चाहता है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इस इम्पॉर्टेंस में वो जो तीन जगह के जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती हैं, जिसके नाम भी मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखा दिए, ठीक है, और उनकी जगहों के दस्तावेज कहाँ पर रखे गए उसको भी लिख करके दिखा दिया, समझा दिया, शायद आपने नोट भी कर लिया होगा। तो जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, कलकत्ता की, बंबई की और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं, उनके सदर और दीवानी न्यायालयों के जो अभिलेख हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक उस समय के इतिहास का रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको जो है आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा रिसर्च जो है देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने आपको इनके माध्यम में इस फेज में अगर देखें तो हमने इसमें राज्य सरकारों के पुरालेख के बारे में बताया, न्यायिक अभिलेख के बारे में बताया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर वो जो केंद्र सरकार के, तो ये जो तीनों फेजेस हैं एक तरीके से हमने लगभग यहाँ पर कवर कर दिए हैं, जिसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो पुरालेखीय सामग्री है वो किस तरीके से, ठीक है। केंद्र सरकार में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी आ जाएगा एक सोर्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तीनों प्रेसिडेंसियों के पुरालेखों के बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बता ही दिया, न्यायिक पुरालेख के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा निजी पुरालेखों के बारे में बताएंगे। अब देखिए निजी पुरालेखों की बात करें तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, निजी का मतलब ही हो गया कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा खुद जो इतिहास को सीखा समझा गया है उससे संबंधित, मतलब अब आप सोचेंगे सर यहां पर भी उसी तरीके की चीजें। देखिए ये संगठन के द्वारा, मैंने आपको बताया ना, संघ या संगठन या लोक प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकरण जो हैं, प्रशासनिक इकाई हैं, न्यायिक इकाई हैं, तो उनके द्वारा रखा गया है, यानी उनके द्वारा सर्टिफाइड है ये, ठीक है, संस्था के द्वारा सर्टिफाइड है, तमाम सारे लोगों के द्वारा सर्टिफाइड है। लेकिन अगर कोई चीज खुद निजी तौर पर लिखी गई है, बताई गई है, समझाई गई है, तो उसे हम लोग निजी पुरालेख के रूप में जानते हैं या समझते हैं। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंस के तौर पर अगर हम बताएं तो जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, एग्जाम्पल लीजिए आप, राष्ट्रवादी जो आंदोलन भारत में हो रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में हो रहे हैं, तमाम सारे प्रसिद्ध नेता वगैरह हैं उसमें शामिल हैं, तो उनके अगर हम निजी दस्तावेजों की बात करेंगे, भाई निजी अभिलेखों का मतलब क्या हो गया, निजी अभिलेख जो है इनका मतलब क्या हो गया, जो निजी दस्तावेज हैं, निजी दस्तावेज। और इन निजी दस्तावेजों का एग्जाम्पल मैं आपको दे ही रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम सारे आंदोलनकर्ता हैं, और मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें उदारवादी के तौर पर देखें या फिर उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनकर्ताओं के तौर पर देखें या फिर क्रांतिकारियों के तौर पर देखें, ठीक है, ठीक, क्रांतिकारी हैं, तो इन लोगों ने जो भी अपने काम किए, अच्छा इनके संगठनों ने अगर कुछ काम किया तो वो भी उसको भी संगठनवादी ये जो आर्काइव्स हैं उसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे HRA HSRA हैं, वो एक संगठन या संघ के रूप में था, कांग्रेस है तो संगठन या संघ के रूप में है। लेकिन इनके व्यक्ति जो हैं अगर उन्होंने निजी तौर पर कोई पत्राचार किया है, ठीक है, इनकी आपस में कोई चर्चा हुई है, ठीक है, जो लिखित रूप में हुई हो, या फिर कोई गुप्त पत्राचार वगैरह हुआ हो, ठीक है, क्या हुआ हो, गुप्त पत्राचार वगैरह हुआ हो, या फिर गुप्त ना भी हो, ओपनली अगर कोई पत्राचार किया गया हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम सारे नेता एक दूसरे को पत्र के माध्यम से चीजें सिखाते समझाते थे, ठीक है। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी ऐसी चीजें चलती रही। जैसे एक एग्जांपल आपको बहुत फेमस तौर पर सुनने को मिला होगा या देखने को मिला होगा, जम्मू कश्मीर के मैटर में, जब जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे उनके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो उस समय
सरदार पटेल थे, उनको पत्राचार किया गया, उनको पत्र लिखा गया। तो इस तरीके की जो निजी जो चीजें हैं उनको भी इकट्ठा करके इतिहास के जो महत्वपूर्ण जैसे भगत सिंह के पत्र हैं, नेहरू जी के तमाम सारे पत्र हैं, गांधी जी के तमाम सारे पत्र हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनको भी सजो करके रखा गया है। तो दिल्ली में ही आपको मालूम है, दिल्ली में अगर हम इसके स्थान की बात करें तो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, NMML, नेहरू लिख देता हूं यहां पर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो इसमें जो है ये सारे दस्तावेज काफी अच्छी तरीके से सजो करके रखे गए। तो इसमें स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी है, स्वतंत्रता के समय की कहानी है, उसका इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो भी यहां पर सजा करके संजो करके रखी गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निजी पुरालेखों की बात। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ विदेशी जो संगठन हैं उनके पुरालेख भी मौजूद हैं। तो विदेशी संगठनों के पुरालेख भी हमको यहां पर ध्यान रखने हैं। जैसे एक बार हम यहां पर आकर के वापस देख लेते हैं विदेशी संगठनों की, जब हम बात कर रहे हैं तो विदेशी संगठनों के पुरालेख क्यों इतिहास में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है न्यायिक पुरालेख है, निजी पुरालेख है, और निजी पुरालेख के बाद आपको यहां पर विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री देखने को मिलती है। और विदेशी संग्रहालयों में ही एक इंपॉर्टेंट हमको देखने को, अब तो हमारे लिए पाकिस्तान भी विदेश है क्योंकि पहले तो है नहीं, लेकिन तब उस समय भारत के तौर पर उसके पास में रिकॉर्ड्स थे जो कि अब विदेशी संग्रहालयों के तौर पर जाने जाएंगे। लाहौर के रिकॉर्ड्स ऑफिस हैं, तो इनके बारे में भी जरा कुछ एक दो बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखों की बात करें तो विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख या पुरालेखीय सामग्री की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे नाम हैं जो आप याद रख सकते हो